नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। चूंकि गबन उपन्यास की कथा एक बहुत ही लंबी कथा है, इसलिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैंने एक वीडियो के रूप में गबन उपन्यास की कथा को 4 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में पहला अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक तथा पार्ट 2 वीडियो में 14वां अध्याय से लेकर 26वां अध्याय तक की कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। आज मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में 27वां अध्याय से लेकर 39वां अध्याय तक की कथा को बड़े सुंदर ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर अंत में पार्ट 4 वीडियो के रूप में 40वां अध्याय से लेकर 52वां अध्याय तक की कथा को आपके सामने अति संक्षेप में तथा अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। चूंकि इस बार का प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखने की कोशिश करें, ताकि जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। तो चलिए अब मैं देर नहीं करते हुए पार्ट 3 वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की कथा को यानी 27वां अध्याय से लेकर 39वां अध्याय तक की कथा को अति संक्षेप में साथ ही साथ अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की कथा यानी सार या सारांश या कथा वस्तु 27वां अध्याय से लेकर 39वां अध्याय तक की कथा। जालपा रमानाथ के अचानक भाग जाने से बहुत ही दुखी रहने लगी थी और इसके लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानना शुरू कर दी थी। उसे लगने लगा था कि रामनाथ के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। अंततः जालपा ने रमानाथ को खोज निकालने के लिए एक नवीन युक्ति ढूंढ निकाली। उसने प्रजामित्र नामक एक समाचार पत्र में एक शतरंज का नक्शा निकाला, जिसको उन्होंने हल करने वाली को 50 रुपये से पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। चूंकि रामनाथ शतरंज का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, जालपा को पूरा यकीन था कि जैसे ही यह समाचार पत्र का समाचार रमानाथ के पास पहुंचेगा वह इसे सुलझाने का अवश्य प्रयास करेगा और इसी बहाने हमें पता चल जाएगा कि रमानाथ आखिर कहाँ है। एक दिन पुस्तकालय से लौटते समय रमानाथ ने कुछ युवकों को इसी तरह का शतरंज की पहेली के संबंध में बातचीत करते हुए देखा। फिर क्या था, वह शतरंज का अच्छा खिलाड़ी तो था ही, वह वाचनालय से लौटते समय उस नक्शे की नकल लेकर आया और रात भर उसको हल करने का प्रयास करने लगा। अंत में रमानाथ ने नक्शे का हल खोज निकाला, परंतु डर के कारण स्वयं तो खुफिया पुलिस के भय से प्रजामित्र के कार्यालय में नहीं गया। देवीदीन को वहां जाने का आग्रह कर दिया। अंत में देवीदीन ने नक्शे का हल प्रजामित्र के संपादक को दे दिया और पुरस्कार स्वरूप 50 रुपये प्राप्त करके रमानाथ को दे दिया। रमानाथ ने वे सारे रुपये वृद्धा जग्गू को दे दिया। यह सब देखकर रामनाथ के प्रति वात्सल्य का भाव जग्गू में जागृत हो उठा। जग्गू ने 50 रुपये और लगाकर
रामनाथ के लिए सामने एक चाय की दुकान खोलने का भी प्रस्ताव रखा, जिसे रामनाथ ने सहजता से स्वीकार कर लिया। देवी दिन के घर का वातावरण अब उसे अपने घर जैसा लगने लगा था। देवी दिन तथा जग्गू से अब उसे पिता जैसा स्नेह मिलने लगा था। यह घर अब उसे अपने घर जैसा लगने लगा था। फिर क्या था, इन रुपयों के द्वारा उसने देवी दिन की सहायता से एक चाय की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसके परिश्रम से दुकान भी चल पड़ी। पैसा हाथ में हो तो विलास भी सूझता है। इसी विलास के फेर में रामनाथ भी घर से बाहर निकलने लगा। थोड़ा सा पैसा आते ही रामनाथ अब बहुत प्रसन्न दिखाई देने लगा। ऐसे तो वह प्रारंभ से ही पुलिस के भय से छिप छिप कर सावधानी और सतर्कता के साथ रहता था, लेकिन एक दिन जब वह ड्रामा देखकर लौट रहा था तो पुलिस वालों ने उसे व्यर्थ ही भय के कारण अपनी नजर से ओझल होते हुए देखकर कुछ संदेह होने लगा। उसके इस संदेहास्पद आचरण के कारण पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रामनाथ ने थाने में जाकर स्वयं ही म्यूनिसिपैलिटी के रुपये गबन करने की बात भी कह दी। इधर वकील मणिभूषण की पत्नी रतन को जालपा से सबसे अधिक सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। वह रामनाथ के जाने के बाद प्रायः जालपा के घर में आकर उसे धैर्य बंधाती थी और सहायता के लिए हर संभव प्रयास करती थी। एक दिन की बात है, वह उदास मुख लिए हुए जालपा के पास आई और उसने बताया कि उसके पति की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती है। उसके पति को सांस फूलने की बीमारी है। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसलिए उनकी चिकित्सा के लिए वह उन्हें कलकत्ता ले जा रही है। रतन ने जाने से पहले जालपा के मना करने पर भी नोटों का एक बंडल उसे सौंप दिया और पति को लेकर वह कलकत्ता चली गई, जहां उसके पति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। रतन फिर विधवा हो गई। बेचारी रतन को कम उम्र में ही वैधव्य का जीवन जीना पड़ा। उसे अपने पति के प्रति कर्तव्य निर्वाह न कर पाने के कारण भी ग्लानि उत्पन्न हो गई थी। फिर उसके भतीजे मणिभूषण ने भी सारा कार्यभार शीघ्र ही संभाल लिया। यही नहीं, अपनी कार्यकुशलता से उसने रतन की सारी संपत्ति पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। पति के शोक में संतप्त रतन को मालूम भी न हुआ कि कैसे बैंक के 20,000 रुपयों पर एकमात्र मणिभूषण का अधिकार हो गया। मकानों तथा गांवों से होने वाली आय पर भी उसका स्वामित्व हो गया, यानी उस पर भी उसका अधिकार हो गया। अंत में उसने रतन से कहा कि मोटर तथा बंगला भी बेच दिया जाए और गांव चला जाए। रतन को मोटर तथा बंगले के बेचे जाने पर बहुत उदासी हुई, किंतु वसीयतनामा के अभाव में बेचारी को यह सब कुछ सहना पड़ा, यानी प्रवंचित होना पड़ा। इधर जालपा के ससुर अस्वस्थ हो गए, जिससे वह रतन के पास न जा सकी। रतन जब स्वयं उसके ससुर को देखने के लिए आई थी तो उसने मणिभूषण द्वारा बंगला बेच देने तथा गांव चलने की भी बात जालपा को बताई थी। जालपा रतन का वियोग संवरण करने में असमर्थ थी। उसने रतन से वचन लिया कि वह जालपा को छोड़कर गांव नहीं जाएगी। दोनों साथ साथ रहकर जीवन के अवशेष दिन व्यतीत करेगी, यानी जीवन के शेष दिन साथ साथ व्यतीत करेगी। रामनाथ की चाय की दुकान भी धीरे धीरे चलने लगी थी और उससे 4-6 रुपये की
प्रतिदिन आमदनी भी होने लगी थी। रामनाथ का मन तरंगित हो उठा। विलास की भावनाओं ने पुनः करवट बदल ली। उसके हाथ में पैसा अब रहने लगा था। उसे सैर सपाटे तथा सिनेमा देखने की भी धुन सवार हो उठी। एक दिन वह देवी दिन के लिए सुंदर रेशमी चादर लाया और जग्गू के सिर की पीड़ा दूर करने के लिए एक सुगंधित तेल भी लाया। वृद्ध और वृद्धा रमानाथ को पाकर निहाल हो गए थे। एक दिन रमानाथ ने जग्गू से यहाँ तक कह दिया कि काकी, यदि भविष्य में भी साख की टोकरी सिर पर लेकर आई तो दुकान उठाकर फेंक दूंगा और पीछे चाहे जो सजा दे देना, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। जग्गू रामनाथ की इस अनुराग भरी डांट से गदगद हो गई थी। जग्गू भी रामनाथ को पुत्र जैसा प्रेम करने लगी थी। एक दिन की बात है, एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। नाटक की ऐसी धूम थी कि दर्शक पहले से ही स्थान सुरक्षित करा रहे थे। रामनाथ से भी रहा नहीं गया। पुलिस के भय से यद्यपि वह रात को ही घर से बाहर निकलता था, किंतु आज वह 10 बजे सिर पर पगड़ी बांधकर टिकट रिजर्व कराने निकल पड़ा था। रामनाथ डरा हुआ तो था ही, अपने पीछे 3 कांस्टेबलों को आते हुए देखकर वह बहुत भयभीत हो गया। उसने सड़क को छोड़कर पटरी का मार्ग ग्रहण कर लिया। कांस्टेबलों को उसकी चाल ढाल तथा वेशभूषा एवं आकृति को देखकर संदेह हो गया और उसे पकड़ लिया। प्रारंभ में उसने अपना नाम और पता भी डर के कारण गलत बताया। अकस्मात देवी दिन भी वहीं आ पहुंचा। बेचारे ने रमानाथ को पुलिस के पंजे से मुक्त कराने की बहुत चेष्टा की, परंतु सिपाही उसे पकड़कर थाने ही ले गए। देवी दिन वहां भी पहुंच गया और दरोगा द्वारा 40 गिन्नियां मांगे जाने पर वह उनकी व्यवस्था भी करके ले गया। इस बीच दुर्भाग्यवश रामनाथ ने चुंगी में किए गए सरकारी रुपये के गबन को भी स्वीकार कर लिया। पुलिस ने टेलीफोन द्वारा जब प्रयाग स्थित चुंगी के कार्यालय से जांच पड़ताल की तो उसे निर्दोष पाया। उन्हें पता चला कि रामनाथ चुंगी में मुंशी जरूर था, पर उसने गबन नहीं किया है, कारण जालपा ने सारे रुपये जमा कर दिए थे। यानी अब एक प्रकार से रमानाथ पूरी तरह से निर्दोष था। फिर भी रमानाथ को वहां से मुक्ति नहीं मिली। पुलिस वालों ने रमानाथ को यह भी नहीं ज्ञात होने दिया कि वह निर्दोष है, क्योंकि पुलिस ने उसे ऐसे समय में पकड़ा था जब उसे एक मुकदमे में गवाही देने के लिए एक पढ़े लिखे अच्छे आदमी की आवश्यकता पड़ रही थी। पुलिस वालों ने देशभक्त क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा बना रखा था। उन्होंने रमानाथ को भिन्न भिन्न चीजों का प्रलोभन देकर गवाह बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध अपना पढ़ा हुआ पाठ बयान देने के लिए कहा था। रमानाथ पहले तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में जेल जाने के भय से तथा छूटने के मोह से वह पुलिस वालों की बात सुनने के लिए तैयार हो गया था। यह सब देखकर देवी दिन ने पुलिस तथा रामनाथ के इस कृत्य की बड़ी भर्त्सना की। साथ में जग्गू भी गई थी। देवी दिन और जग्गू ने रामनाथ को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर रामनाथ ने स्वयं ही कहा कि उसे जेल नहीं होगी, केवल एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। तब देवी दिन और जग्गू उसे वहीं छोड़कर चले गए।
बेचारे निराश होकर दोनों लौट आए। रमानाथ को बंगला मिल गया था, किंतु पहरा कड़ा था, उससे कोई भी मिल नहीं सकता था। बाद में निरंतर 3 दिन तक रामनाथ की शहादत हुई, यानी उसका बयान सुना गया, यानी गवाही देनी पड़ी। जैसे पुलिस ने उसे बताया था, उसने वैसा ही बयान सबके सामने दे दिया। बेचारे देवी दीन ने मुकदमे की पैरवी में दौड़ धूप करने के कारण खाना खाना तक छोड़ दिया था। जग्गू भी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। रामनाथ ने पुलिस का पढ़ाया हुआ बयान अदालत में दे दिया, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं हो गई। रामनाथ के इस व्यवहार से देवीदीन को बहुत ही घृणा हो गई। देवीदीन यह सब देखकर तथा सुनकर बहुत दुखी हुआ कि रामनाथ ने ऐसा किया है। शतरंज की पहेली के पुरस्कार विजेता रामनाथ के हस्ताक्षर से जालपा को पता लग गया कि रामनाथ कलकत्ता में ही है। रमेश बाबू ने भी पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से पुष्टि कर दी कि रामनाथ कलकत्ता में ही है और वह पुलिस की हिरासत में है। यह सब सुनकर जालपा हैरान हो गई। फिर निश्चय हुआ कि जालपा गोपी के साथ कलकत्ता जाकर रामनाथ का पता लगाए और साथ लेकर प्रयाग लौटी। जालपा सबसे पहले प्रजामित्र के कार्यालय पहुंची और वहां से देवीदीन के घर का पता लगाया। देवीदीन स्वयं उसे लेने प्रजामित्र के कार्यालय में पहुंचा। घर आकर देवीदीन तथा जग्गू ने गोपी तथा जालपा की बहुत अच्छी अवभगत की। देवीदीन से यह जानकर कि रामनाथ ने पुलिस के चंगुल में फंसकर अनेक निर्दोषों के विरुद्ध मुखबिर बनकर झूठी गवाही दी है, यह सब सुनकर जालपा को बहुत बुरा लगा तथा बहुत दुखी भी हुई। रामनाथ के इस जघन्य कार्य पर उसे बहुत लज्जा आई। यह सब सुनकर जालपा रामनाथ से मिलने के लिए अधीर हो उठी। उसने देवीदीन के साथ रामनाथ वाले बंगले पर जाकर उसे पत्र द्वारा अवगत कराना चाहा कि उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं है, सरकारी रुपया जमा कर दिया गया है और अब उसे अपना बयान बदल देना चाहिए, क्योंकि रामनाथ पूरी तरह से अब निर्दोष है। अब उसे किसी बात का डर नहीं है, वह निश्चिंत पूर्वक प्रयाग चल सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश उसका यह प्रथम प्रयास विफल रहा। पुलिस 20 दिन के लिए रामनाथ को बाहर ले जा चुकी थी। जालपा प्रतिदिन रामनाथ का पता लगाने के लिए तथाकथित बंगले की ओर जाती और निराश होकर लौट आती थी। रामनाथ को पुलिस इस बीच उन सभी स्थानों पर ले गई जहां जहां डकैतियां पड़ी थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मुखबिर के बयानों में स्वाभाविकता आ सकती थी। एक दिन जालपा देवीदीन की खिड़की पर खड़ी थी कि उसने पुलिस की मोटर वैन में रामनाथ को जाते हुए देख लिया और रामनाथ ने भी आश्चर्य से जालपा को देखा। देवीदीन से भी बस राम राम ही हुई। उसी रात जालपा देवीदीन के साथ पुलिस के बंगले की तरफ गई। रामनाथ बंगले के बंधन से चूंकि उब चुका था, अब वह स्वतंत्र होना चाहता था। वह जालपा से मिलने के लिए अधीर हो गया था। आज उसे भोजन में भी रुचि नहीं आ रही थी, बार बार बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। इसलिए वह बार बार टहलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। सहसा उसे पेड़ों के पीछे से एक नारी की छाया दिखाई पड़ी। पहले तो सशंकित हुआ, किंतु साहस बटोर कर उधर आगे बढ़ा। पहरा कठोर था। जालपा अपना पत्र डालकर तुरंत वहां से चली गई। रामनाथ ने कागज उठा लिया और पढ़ते ही उसके विचारों में
परिवर्तन आने लगा। वह जालपा से मिलने के लिए इतना अधीर हो गया कि बंगले के चारों ओर लगे कांटेदार तारों की भी परवाह नहीं करके देवी दिन के घर पहुंच गया और जालपा से मिला। जालपा से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। रमानाथ के साथ कौन सी घटना घटी है वह सारी बात जालपा को बता देता है। यह सब सुनकर जालपा बहुत दुखी होती है तथा खरी खोटी भी सुनाती है कि रामनाथ ने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या उसने जालपा को इतना कमजोर समझ लिया था, उसके लिए गहने ही सब कुछ हैं। जो भी हो, जालपा ने उसे सारी स्थिति से परिचय कराकर उसे अपना बयान बदलने के लिए बाध्य किया और अंत में यह सब सुनकर रामनाथ सहमत भी हो गया। पहले तो रामनाथ तैयार नहीं हुआ, पर जालपा के बार बार समझाने बुझाने के बाद वह जज के सामने अपने बयान बदलने के लिए भी तैयार हो गया और वह फिर चुपचाप अपने बंगले में आ गया, मानो कोई घटना ही न घटी हो। इस प्रकार 27वें अध्याय से लेकर 39वें अध्याय तक की कथा यही समाप्त होती है। आशा करता हूं आप इस कथा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं चौथे और अंतिम वीडियो में 40वें अध्याय से लेकर 52वें अध्याय तक की कथा को अति संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।